Hello everyone, this is Janvi Gupta and today we are going to start a new topic human circulatory system. ये ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट कैसे होता है, एक एक पार्ट तक का न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक एक न्यूट्रिशन मिनरल्स का। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी इसे हम बोल सकते हैं। क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हमारे पूरी बॉडी में पाइपों के माध्यम से पहुंचता है। हमारे कुछ होते जैसे एम्फीबिया हो गए, रेप्टाइल हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड हो गए, इन सब में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म है इसलिए ब्लड की पाइपों के थ्रू हमारे अंदर एक परफेक्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। वैस्कुलर मतलब पाइप होता है, पाइप के थ्रू पूरे अंग तक, पूरे बॉडी तक का हमारा ब्लड पहुंचता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिस्टम मतलब होता क्या है। सिस्टम क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे दो से तीन चीज़, अब सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक सिस्टम है, इसके अंतर्गत कोई एक चीज़ नहीं होगी, कोई मतलब जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। ब्लड, दूसरा क्या हो गया, ब्लड वेसल्स, तीसरा क्या हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्ट। ठीक है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कह लीजिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ये इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम से चलता है। इन दोनों के सामंजस्य को स्थापित करते हैं तब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या है, सर्कुलेशन का। हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड जाता है, न्यूट्रिएंट जाते हैं, वो इन तीनों के मिले आपस के सामंजस्य से पहुँचते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ब्लड तो हम पढ़े हुए हैं कि ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक स्पेशल टाइप का, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स मतलब पाइपों के थ्रू जाता है। हमारे बॉडी में तीन तरह की पाइपें पाई जाती हैं। ठीक है, तीन तरह की पाइपें हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। क्या हो गई, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। पहले क्या हो गई, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। हमारी पूरी बॉडी में तीन तरह की पाइपें पाई जाएंगी, या तो वो आर्टरी होगी, या तो वो वेन होगी, या तो वो कैपिलरी होगी। अब हमको पता कैसे चलेगा कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है, कौन सी कैपिलरी है। ठीक है, तो आर्टरी क्या होती है, कोई भी पाइप जो कि हार्ट से हमारे निकल के, हार्ट से निकल के किसी भी बॉडी पार्ट में जाएगी तो वो आर्टरी होगी। हार्ट से निकलने वाली कोई भी पाइप है तो उसको हम आर्टरी नाम देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हार्ट टू बॉडी पार्ट। हार्ट से निकलने वाली कोई भी पाइप जो बॉडी में जब तक जाएगी उसको हम आर्टरी बोलेंगे। वेन क्या होती है, अब जो बॉडी से कोई भी पाइप हमारे हार्ट में आती है उसको हम वेन बोलते हैं। बॉडी से जो गंदा ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचाएगी, वो क्या होगी, हमारी वेन। ये क्या हो गया, बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लाती है, ये हो गई हमारी वेन। अब कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी जो होती है, अगर हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में, यानी हमारे ब्लड में हमको कोई भी चीज़ उसमें डालना है हमारे ब्लड में, या उस कोई भी चीज़ उसमें से निकालनी है, तो वो किसके माध्यम से होगी, कैपिलरी के माध्यम से। यानी कि ये क्या करती है, एक्सचेंज का काम करती है। किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना है तो किसके माध्यम से होगा, कैपिलरी के माध्यम से। तो ये ब्लड वेसल्स में हम ये तीन चीज़ पढ़ेंगे, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है हार्ट, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है पहले ये देखेंगे। हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। हार्ट हमारा एक ऑर्गन है ना, तो जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हार्ट क्या होता है, इसका पोजीशन क्या होता है,
हमारे हार्ट का जो पोजीशन होता है देखेंगे, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है जहाँ पे हमारा लंग्स होता है, उसके बीच में, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है। लेफ्ट और राइट लंग के बीच में हार्ट पाया जाता है, जो कि स्लाइटली टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। किसकी तरफ? लेफ्ट वाले की तरफ। लेफ्ट पोजीशन में थोड़ा सा झुका होता है। बिटवीन देखेंगे कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पोजीशन क्या होती है? थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली tilted towards left, ठीक है। ये बात हो गई हमारे हार्ट की कि हमारा ये इसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन से होता है ये। इसकी पोजीशन क्या हो गई? थोरैसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में रखा होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। नेक्स्ट, हमारा हार्ट का साइज क्या होता है? बंधी हुई मुट्ठी, हेलो, हाँ, ये बंधी हुई मुट्ठी जितना होता है हार्ट हमारा, ये इसके बराबर होता है। ये साइज एनसीईआरटी में लिखा। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है बंधी हुई मिट्टी जितना होता है हमारा हार्ट। हेलो, हाँ, हेलो, तो हम बात कर चुके हैं कि हमारे हार्ट का साइज क्या होता है। क्लेंच्ड फिस्ट, बंधी हुई मुट्ठी जितना हमारे हार्ट का साइज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखते हैं हार्ट कैसे होता है, उसके बाकी पार्ट्स को जानते हैं, हार्ट की एनाटॉमी को समझेंगे, ठीक है। ये हमारा ओवरव्यू होगा हार्ट का, ठीक है। तो हार्ट को अब हम देखते हैं कि पहली बात तो हार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ से, हार्ट की जो कवरिंग होती है ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से ढकी होती है। डबल वॉल्ड यानी कि 2 लेयर की एक मेम्ब्रेनस बैग पाई जाती है, जिसके जो चारों तरफ हार्ट के कवर करती है हार्ट को, और इसको क्या क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। हमारे हार्ट को एनक्लोज करती है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। ये डबल वॉल्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों ओर, कार्डियम रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट के चारों ओर जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब ये डबल वॉल्ड होती है ना, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस होती है, तो इन दोनों वॉल्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। एक फ्लूइड होता है जिसका नाम, अब दोनों पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, इससे इसका नाम दे दिया गया है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है?
फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका काम होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाई जाती है। पेरी फ्लूइड काम क्या होता है? रिड्यूसेस फ्रिक्शन, घर्षण से बचाती है, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? हार्ट जो होता है वो हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये जो चारों क्लासेस होती हैं हमारी कॉर्डेटा की, तो हमारा देखा जाता है जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनमें परफेक्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें से 2 एट्रिया होती हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एट्रिया होती है, अपर 2 एट्रिया जो कि कंपैरिजन टू वेंट्रिकल, ये जो दोनों वेंट्रिकल है इनके कंपैरिजन में जो हमारी एट्रिया होती है वो स्मॉलर होती है। रिलेटिव अगर नेचर देखेंगे, रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तो वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में एट्रिया हमारी थोड़ी छोटी होती है और वेंट्रिकल कंपैरिजन टू एट्रिया बड़े होते हैं थोड़े, ठीक है। तो ऊपर के एक राइट एट्रिया, फिर लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए हार्ट के। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये अब इसके बीच में एक थिन सी सेप्टम, एक दीवार है जो कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को आपस में अलग करती है। 2 चैम्बर तभी तो बने बीच में जब कोई चीज़ डिवाइड कर रही है, तो ये सेप्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोई दीवार को हम इसमें क्या बोलेंगे? सेप्टा या फिर लेयर जो होती है। अब ये 2 एट्रिया के बीच में है, तो बीच के लिए वर्ड यूज होता है इंटर, ठीक है। बीच के लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे? इंटर। और एट्रिया के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टा, सेप्टा मीन्स लेयर, इंटर एट्रियल सेप्टा, जो कि थिन होती है, पतली होती है। थिन होती है, पतली सी लेयर पाई जाती है दोनों एट्रिया के बीच में। इसका नाम क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टा। अब देखिए नीचे दोनों वेंट्रिकल को जो डिवाइड करती है सेप्टा, उसका नाम क्या होगा? जैसे इंटर एट्रियल सेप्टा था वैसे वेंट्रिकल को डिवाइड करिए तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। एज कंपेयर टू एट्रिया, ये इसकी जो सेप्टा होती है, दीवार होती है, वो थोड़ी थिक होती है। अभी आके पता चलेगा कि जो वेंट्रिकल होता है इसकी सेप्टा भी थोड़ी थिक होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है अंदर की वो भी थोड़ी थिक होती है। क्यों होती है इसका रीज़न अभी पता चलेगा, ठीक है। ये हमारी दोनों सेप्टा हो गई। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पे वेंट्रिकल में हमारे ऐसे मसल्स की लाइनिंग होती है वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में थोड़ी पतली होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में यही लाइनिंग थोड़ी सी और मोटी हो जाती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में लाइनिंग पाई जाती है, ठीक है। तो वेंट्रिकल में लाइनिंग पाई जाती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ये जो लाइनिंग है मसल की लाइनिंग होती है, ये थोड़ी मोटी होती है। इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं? हम पैपिलरी मसल्स पाई जाती हैं। थिक इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में थिक होती है। पाई दोनों वेंट्रिकल में जाती है ये वेसल, लेकिन एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ी सी थिक होती है।
क्यों होती है? आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे हमारी आर्क ऑफ अयोर्टा एक पाइप जाती है, एक आर्टरी जाती है मोटी सी, जो कि पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में ब्लड जाना है ऊपर से नीचे तक का, तो उसको तेज से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तेज से कॉन्ट्रैक्ट हो करने के लिए इसकी मसल जो होती है थिक होती है, इसलिए तेज से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचाती हैं। इस वजह से ये इसकी मसल, पैपिलरी मसल थिक होती है। नेक्स्ट क्या है? अब हमारे हार्ट में वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व क्या चीज़ होती है? वॉल्व जो होता है, वॉल्व होता है एक चीज़ होती है जो दो चीज़ के बीच में पाई जाती है, जो दो चैम्बर्स को कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है, ये दोनों चीज, अब जैसे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, ये आपस में कनेक्टेड है किसकी वजह से? वॉल्व की वजह से। इन दोनों के बीच में ये फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, लेकिन फाइब्रस टिश्यू के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जहाँ से इन दोनों का कनेक्शन मेंटेन रहता है। जैसे ब्लड यहाँ से यहाँ आना हुआ तो ये वॉल्व के थ्रू आता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी होता है, जो कनेक्ट करता है वो वॉल्व होता है, और जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो भी एक वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं वॉल्व जो होता है, वॉल्व का काम क्या होता है? वॉल्व का काम होता है किसी भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? एक दिशा में मेंटेन करना। जैसे ब्लड आ रहा है तो वो एक तरफ ही आए, जैसे कि फ्रॉम राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल ब्लड आए तो ये ऊपर बैक फ्लो ना कर जाए, इस वजह से वॉल्व होता है। ठीक है, वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करता है, चाहे वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आर्क ऑफ अयोर्टा हो या फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो। ठीक है, तो जो इधर की वॉल्व होती है का नाम क्या देते हैं हम? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड कस्प, ये क्योंकि तीन कस्प से बनी होती है, थ्री कप्स यानी कि थ्री फ्लैप्स, थ्री फ्लैप ऑफ मसल से बनी होती है, इस वजह से इसको ये थ्री फ्लैप है प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3, थ्री फ्लैप प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इस साइड ये क्या है? इधर तो राइट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, जो दोनों को कनेक्ट करती है वॉल्व, उसका नाम होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व क्यों नाम है? ट्राई का मतलब तीन कस्प था, तो बाई का मतलब क्या हुआ? दो कस्प प्रेजेंट होंगे, यानी कि दो फ्लैप प्रेजेंट होंगे। ये देखिए दो फ्लैप प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम बाइकस्पिड वॉल्व है। एक नाम इसका और होता है, इसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, ये दो वॉल्व एक साइड में लिखे हुए हैं। अब दूसरा एक वॉल्व और पाया जाता, क्या ये गायब हो गया? ठीक है, तो अब देखते हैं वॉल्व और कहाँ पाई जाती है। राइट वेंट्रिकल से हमारी एक आर्टरी जाती है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी जाती है जो लेफ्ट लंग और राइट लंग को ब्लड पहुंचाती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून जो आता है बॉडी से हमारे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो ये लंग तक पहुंचाती है। इस पे भी
एक वॉल्व पाई जाती है, इस पे भी एक वॉल्व पाई जाती है, और एक है आर्क ऑफ अयोटा, एक पाइप यहाँ से जाती है जो कि पूरे बॉडी के सिस्टम को हार्ट पहुँचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वॉल्व पाई जाती है। इन दोनों में जो वॉल्व होती है वो, इसको नाम दिया जाता है सेमी लूनर वॉल्व। इसका नाम क्या होता है? सेमी लूनर वॉल्व। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व क्यों बोलते हैं? सेमी का मतलब होता है आधा, लूनर मून से रिलेट वर्ड लिया गया, मून को हम लूनर भी बोलते हैं। तो अर्धचंद्राकार शेप की जो ये वॉल्व होती है, इसको हम सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। तो 3 तरह की वॉल्व पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, हमारे हार्ट में ये इतनी वॉल्व्स प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, और एक बात और, हार्ट में हमारे ये जो वॉल्व है, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हमारा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये वॉल्व है, ठीक है, इससे पैपिलरी मसल्स के थ्रू थ्रेड अटैच्ड होता है, इस साइड भी, इस साइड भी। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉर्डी टेंडनई। ठीक है, ये कॉर्डी टेंडनी थ्रेड लाइक होता है। ये कब क्या करता है? जब यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वॉल्व खुलने की कोशिश करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो कॉर्डी टेंडनी पकड़ के खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, तो वॉल्व वापस से क्लोज हो जाते हैं, और जो हमारे वेंट्रिकल का ब्लड है वो वापस से राइट एट्रिया में बैक फ्लो नहीं कर पाता है, उल्टा ब्लड जाने से रोकता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमारे हार्ट का जो बात करेंगे कि हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, सर्कुलेशन होता कैसे है। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल सा बनाते हैं, आपको पता ही चल गया होगा कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। हमारा वॉल्व हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई। यहाँ से ब्लड का पाइप जा रहा है, राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। ये हमारी कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बताया था ना, आर्टरी कब कहेंगे? जब हमारे हार्ट से कोई पाइप बाहर जा रही है और जा कहाँ रही है? पल्मोन, मतलब लंग्स के पास जा रही है। लंग्स को हम पल्मोन भी कहते हैं, पल्मोन वर्ड रिलेटेड टू लंग होता है। तो जो आर्टरी हमारी ब्लड रेड हार्ट से निकल के लंग की तरफ जा रही है, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक पाइप हमारी जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जैसे पीछे से आती है,
ये ऐसे जाती है और ये पीछे हार्ट के पीछे से नीचे लोअर बॉडी पार्ट में ये आती है। इसको हम कौन सी पाइप बोलते हैं? आर्क ऑफ अयोर्टा। इसको हम सिस्टेमिक आर्टरी भी बोलते हैं। सिस्टेमिक आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे सिस्टम में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, इसमें कौन सा वॉल्व पाया जाता है? सेमीलूनर वॉल्व। इसमें भी सेमीलूनर वॉल्व पाया जाता है। अब देखेंगे हमारा ब्लड का फ्लो कैसे होता है। ये ऊपर से एक वेन आती है और नीचे से सिस्टम से एक वेन आती है जो कि कहाँ ओपन होती है? राइट एट्रिया में। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं? वेन। वेन क्यों कहा गया? क्योंकि ये बॉडी से हार्ट की तरफ आ रही है, इसलिए वेन। और मोटी मोटी इसलिए होती है, मोटी मोटी वेन होती है, इसलिए हम इसको वेना कावा बोलते हैं। तो जो ऊपर से आ रही है इसका नाम क्या देंगे? सुपीरियर वेना कावा। नीचे से जो आ रही है, नीचे से इंफीरियर वर्ड यूज होगा, इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा वेन है तो क्या काम करेगा? बॉडी से CO2 रिच ब्लड को लेकर आएगा हार्ट के पास। राइट एट्रिया में हमारे, जैसे ये हमारा हो गया CO2 रिच ब्लड है, इसलिए हम इसको ब्लू कलर से दिखाएंगे। ये हमारा नीचे से ब्लड आया CO2 रिच ब्लड, ऊपर बॉडी पार्ट से ब्लड आया हमारा CO2 रिच ब्लड। ये क्या होगा? यहाँ राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड हमारा कहाँ आता है? ये CO2 रिच ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया। राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा तो उसके बाद क्या होगा? ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा CO2 रिच ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में के थ्रू राइट लंग में पहुँचेगा, लेफ्ट लंग में पहुँचेगा। अब दोनों लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? अब CO2 रिच ब्लड था ना, तो ब्लड, हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, यानी कि एक्सचेंज करना। अब यहाँ पे लंग्स में क्या होगा? लंग्स तक हार्ट ने पंप कर दिया लंग को ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग पे पहुँचा। यहाँ पे CO2 रिच ब्लड O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर इधर भी ऐसा ही होगा, ये O2 रिच ब्लड जाएगा। अब यहाँ पे दो पेयर पल्मोनरी वेन की आके लेफ्ट आर्टरी में खुलती हैं। लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी लेफ्ट आर्टरी में हार्ट में आता। अब इधर वाला जो पाइप है वो इधर से ला नहीं सकते, इसलिए पीछे से आया। ये दो हमारा राइट लंग से आया हुआ पल्मोनरी वेन हो गया और ये लेफ्ट लंग से आया हुआ पल्मोनरी वेन हो गया। ये दो पेयर होता है, दो पेयर उधर से आई, दो पेयर इधर से आई, लेफ्ट आर्टरी में ओपन हो गई। अब यहाँ से एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर से दिखाते हैं। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब कहाँ आएगा? इसके थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आ गया। लेफ्ट आर्टरी में ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आर्क ऑफ अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आर्क ऑफ अयोर्टा में देखिए ऊपर की तरफ ये 3 पार्ट में पाइप डिवाइड है। 3 पाइप इसकी ऊपर जाती है अपर बॉडी पार्ट में, और जो हमारी नीचे की एक पाइप है ये नीचे की तरफ, नीचे लोअर बॉडी पार्ट में सारे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। ठीक है, कैसे करता है अब हम देखेंगे। देखिए ऊपर से गंदा गंदा ब्लड आया, नीचे से गंदा गंदा ब्लड आया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से कहाँ गया? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में ब्लड इकट्ठा हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में हमारा पल्मोनरी आर्टरी पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाएगा। लंग्स के पास एक्सचेंज होगा CO2 का O2 में। उसके बाद लंग्स से हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी से
बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्क ऑफ एओर्टा के थ्रू जाएगा पूरे बॉडी पार्ट में। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू हो गया एक, कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। अब हम देखेंगे इसी में हम देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि डबल सर्कुलेशन हम नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो 2 बार हार्ट से होता हुआ जाता है। एक बार गंदा ब्लड लंग के पास जाता है हार्ट से निकल के, उसके बाद वो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 हटने के बाद जब ऑक्सीजन उसमें रिच हो जाता है वापस से हार्ट में आता है, फिर बॉडी में जाता है। तो डबल कैसे? वो बॉडी से पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग में जाता है, लंग से फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 2 बार लंग से जाके पहले एक बार हार्ट में आके लंग में गया, फिर लंग से वापस हार्ट में आके फिर वापस से बॉडी पार्ट में गया। तो इस वजह से हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों? अब इसमें 2 हो गया ना, एक पल्मोनरी हो गया और एक सिस्टेमिक हो गया। पल्मोनरी यानी कि लंग से वापस आता है हार्ट में, लंग में जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। फिर सिस्टेमिक यानी कि एक बार बॉडी सिस्टम से पूरे ब्लड हमारे हार्ट में आता है, इसलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन नाम दिया गया। ठीक है, देखते कैसे होता है ये। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हमको डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ। अब ये सब बताएंगे कलर क्यों यूज किया है। ठीक है, तब हम इसको समझते हैं। बॉडी में ये ऐसे क्यों यूज हुआ है? बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, CO2 को बॉडी की सेल्स ने वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल लिया, उसमें CO2 डाल दिया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से कहाँ आएगा? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में आता है। ये ब्लू से मार्क किया है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है।
बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में आने के बाद क्या होगा, ये कौन सी वॉल्व आती थी? राइट एट्रिया में आने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व आती थी। इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में ये देखिए, लंग्स में भी मैंने आधा ये ब्लू से आधा रेड से क्यों कर रखा है, पल्मोनरी आर्टरी से जब ये लंग्स में गया तो लंग्स में पहले गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वहाँ पे एक्सचेंज होता है ना लंग्स में, CO2 लंग्स ले लेता है और O2 डाल देता है ब्लड में, तो वापस से जब ये लंग्स से वापस आएगा तो कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड होके, ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। फिर कैसे आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। लेफ्ट आर्टरी के बाद और लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा, बाइकस्पिड के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ पहुँचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर सेमिलुनार वॉल्व के थ्रू घुसता हुआ ये आर्क ऑफ आयोर्टा में जाएगा। आर्क ऑफ आयोर्टा से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो भेज रहे हैं बॉडी में वापस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बॉडी में पहुंच गया। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी यूज कर लेगी, उसको CO2 रिच बना देगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीनेटेड हो गया, वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड, ये क्या होगा, O2 रिच ब्लड। ठीक है, ये वापस से, इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। इस तरीके से समझ में आएगा डबल सर्कुलेशन। ये तो हमारा पाथवे हो गया ब्लड का कि ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे आते हैं। अब ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन जो गया, इसमें देखिए डबल सर्कुलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। डबल सर्कुलेशन क्या बताया था कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आता है, बॉडी से हार्ट में आता है, फिर लंग को जाता है, फिर लंग से वापस हार्ट में आता है, फिर बॉडी को जाता है। तो पल्मोनरी और सिस्टैमिक 2 सर्कुलेशन होते हैं ना, तब इसमें देखिए पल्मोनरी कहाँ होता है और वो पल्मोनरी और सिस्टैमिक सर्कुलेशन कहाँ पे होता है। इधर कौन सा पार्ट है, लंग वाला पार्ट इधर है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, इधर सिस्टैमिक सर्कुलेशन हो गया, ये पार्ट हमारा सिस्टैमिक हो गया। देखिए दोनों पार्ट आ गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, एक सिस्टैमिक सर्कुलेशन हो गया, दोनों की वजह से इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंडक्शन कैसे होता है हार्ट बीट का। ठीक है, हार्ट में कैसे हमारे जो होते हैं स्टिमुलस कैसे मिलता है हार्ट को, और हार्ट वर्क कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है हार्ट का, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट होता है वो सेल्फ एक्साइटेबल होता है, यानी कि मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। ह्यूमंस में कैसा हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक मतलब सेल्फ एक्साइटेबल, यानी कि उसको ब्रेन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ब्रेन की सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको अपना काम करने के लिए। ठीक है, क्या होता है मायोजेनिक, मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन होता कैसे है। तो अब हमारा जो हार्ट होता है वो किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल जो होती है, कार्डियक मसल से हमारा पूरा हार्ट बना होता है।
कार्डियक मसल जो होती है वही कार्डियक मसल कुछ मॉडिफाइड कार्डियक मसल हो जाती है। अभी बताएंगे क्यों इसको मॉडिफाइड, ऐसा क्या इसने अपने अंदर स्पेशल कैरेक्टर ले आया जिसको हम इस वजह से ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल कहलाने लगी। मॉडिफाइड कार्डियक मसल जिसको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू ये क्या होते हैं? नोडल टिश्यू जो होती है वो शो करती है ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी। अब हम ये देखेंगे कि नोडल टिश्यू में यही एक स्पेशल काम होता है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है कार्डियक मसल। ऑटोरिदमिसिटी सेल्फ एक्साइटेबल बना लेती है, ठीक है, यानी कि इम्पल्स जनरेट करने की पावर। नोडल टिश्यू क्या होता है? ये पैच ऑफ टिश्यू होता है। नोडल टिश्यू जो होते हैं वो हमारे हम पढ़ेंगे 4 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू। टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू, ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। पहला हो गया ऐसे नोड। ऐसे नोड मतलब, ऐसे का मतलब साइनो एट्रियल नोड। दूसरा क्या हो गया? एवी नोड। तीसरा हो गया एवी बंडल। और एवी बंडल तो हम क्या बोल सकते हैं? बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर। बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर भी बोलते हैं। चौथा और लास्ट पार्ट क्या हो गया हमारा? चौथा और लास्ट पार्ट क्या हो गया हमारा? पुरकिंजे फाइबर। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर। अब ये तीनों नेम क्यों बोलते हैं ये भी हम बताएंगे। पुरकिंजे फाइबर सबकी लोकेशन देखते हैं, हार्ट में ये हमारे किस जगह पे पाया जाता है। तो ऐसे नोड जो होता है हमारा वो लार्जेस्ट नोडल टिश्यू होता है। ऐसे नोड की पोजीशन क्या होती है हमारी? ऐसे ऐसे नोड जो होता है हमारा, ऐसे नोड जो होता है हमारा उसकी पोजीशन क्या होती है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। हमारे अभी हमने हार्ट का जब डायग्राम बनाया था, फिर से बना देते हैं एक छोटा सा। ये हमारा राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल। ये हमारा लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रिया में अब हम ऐसे नोड की पोजीशन देखेंगे कहाँ पे होता है। पैच ऑफ टिश्यू होती है एक, ऐसे एक गांठ, नोड का मतलब गांठ जैसा टिश्यू पाया जाता है ऐसे। राइट एट्रिया में राइट अपर कॉर्नर, राइट साइड में राइट अपर कॉर्नर में ऐसे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, ये हमारे ऐसे नोड की पोजीशन हो गई, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो हम देखते हैं, ये पोजीशन वहाँ पे लिख दी है। इसका पोटेंशियल कितना होता है? ये 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है ऐसे नोड। फिर एवी नोड की बात करते हैं, इसकी पोजीशन हार्ट में देखते हैं। एवी नोड की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ये यहाँ पे एक ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसको हम एवी नोड बोलते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर, नीचे के साइड में, लोअर लेफ्ट, नीचे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में
राइट एट्रिया के, यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया पाया जाता है। ठीक है, फिर बंडल ऑफ हिज बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर या बंडल एवी बंडल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऐसे फाइबर निकलते बंडल्स में कहाँ पाया जाता है? इसकी पोजीशन होती है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा में। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा दोनों वेंट्रिकल के बीच के जो गई हुई सेप्टा है, इसके बीच में हमारी बंडल जाती है फाइबर्स की, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। ये पोजीशन हो गई हमारी बंडल ऑफ हिज की। बंडल ऑफ हिज कहाँ पाई जाती है? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा में। फिर उसके बाद आता है लास्ट वन हमारा पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ से हमारी ये बंडल आई फाइबर्स की और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है हार्ट में, वेंट्रिकल में पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गई फाइबर्स, ये होती हैं पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ये पूरे वेंट्रिकल के वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो हमारे नोडल टिश्यू पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इम्पल्स जनरेट करने के लिए। अब जैसे हमने ऐसे नोड में पढ़ा 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है, पर 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट करता है। उसके बाद एवी नोड में थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाता है। एवी नोड में पोटेंशियल कम होके कितना हो जाता है? 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट। एक मिनट में 60 से 65 इम्पल्स ये क्रिएट करता है। ठीक है, एवी बंडल में, बंडल ऑफ हिज में यहाँ पे कितना हो जाता है? 40 से 45 पर मिनट हो जाता है। उसके बाद में आता है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो, इसका पोटेंशियल 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट हो जाता है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली हमारा चारों नोडल टिश्यू में, हाँ यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे नोड ने हमारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, उसके बाद में देखेंगे 70 से 75 जनरेट किया, 70 से 75 ऐसे नोड से हमारी जो हमारा जो स्टिमुलस है वो एवी नोड पहुंचा, एवी नोड में पोटेंशियल घट के 60 से 65 हो गया, 60 से 65 के बाद एवी बंडल में जब हमारा स्टिमुलस पहुंचा तो कितना हो गया? घट के अगेन 40 से 45 पर मिनट हो गया। फिर पुरकिंजे फाइबर तक आते आते ये 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट हो जाता है। लगातार हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब ये ऐसे नोड बना रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे डिक्रीज हो रहा है? ये एक सीक्वेंस हो जाएगा, ऐसे नोड उससे कम एवी नोड, उससे कम बंडल ऑफ हिज, उससे कम पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ऐसे नोड जो हमारा होता है इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। क्या, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि यही होता है लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, यही है जो जनरेट कराता है एक्शन पोटेंशियल को। ऐसे नोड से ही मेन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होती है, जनरेट होती है। 70 से 75 सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है? ऐसे नोड। फिर एवी नोड पे आते हैं, इसको हम पेस सेटर बोलते हैं। एवी नोड को क्या बोलते हैं? पेस सेटर। पेस सेटर क्यों बोलते हैं एवी नोड को? एवी नोड को हम पेस सेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेट करता है, डिले होता है इस पॉइंट पे, देख रहे हैं ना, ऐसे नोड से 70 से 75 हमारा इम्पल्स आया, उसके बाद घट के कितना हो गया? 60 से 65। लगातार वो पोटेंशियल घटा के फिर जब पुरकिंजे पूरे हार्ट में जब वेंट्रिकल्स के पास जाता है पोटेंशियल, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम हो जाता है पोटेंशियल। ये सेट करता है, एवी नोड सेटर का काम करता है। ठीक है, पोटेंशियल को सेट करता है, या मान लीजिए कि ऐसे नोड से आई बिजली थोड़ा डिले हो गया, सेट करता है कि कितना पोटेंशियल जाना चाहिए पूरे हार्ट में। ठीक है, एवी नोड हो गया। अब हम ऐसे नोड के बारे में एक नोट देखते हैं, एक नोट पढ़ेंगे, नोट पॉइंट है ऐसे नोड के लिए। पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया? लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, पढ़ चुके हैं अभी। इसका हम मेन पॉइंट क्या है ये पढ़ते हैं पहले। ऐसे नोड जो होता है हमारा वो कैन जनरेट 100 इम्पल्स
पर मिनट। पट लग गया। लेकिन 100 कर सकता है, 100 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट कर सकता है 100, लेकिन ड्यू टू इनहिबिटरी, टांग अड़ाने आ जाता है वेगस नर्व। इनहिबिटरी इफेक्ट जो होता है किसका, वेगस नर्व का। डिक्रीज टू 70 to 75 पर मिनट, इम्पल्स पर मिनट कह लीजिए, ठीक है। अब हमारा जो ऐसे नोड है वो जनरेट कर सकता है 100 इम्पल्स पर मिनट, लेकिन इनहिबिटरी फंक्शन जो होता है हमारा वेगस नर्व का, वेगस नर्व क्या होता है, वेगस नर्व जो होता है हमारा, वेगस नर्व जो होता है कि क्रेनियल नर्व हमारे 12 पेयर में होते हैं, ये 10वीं क्रेनियल नर्व जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेगस नर्व। इसका काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करना, सिग्नल्स को डिक्रीज करना, ठीक है। तो 100 था, डिक्रीज करके इसने कितना कर दिया, डिक्रीज करके इसने कितना कर दिया, 70 से 75, ठीक है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए अगर वेगस नर्व को कट कर दी जाए, तो इसका क्या काम है, घटा के पोटेंशियल को 70 से 75 कर दिया ना वेगस नर्व ने। तो अगर हम मान लें कि वेगस नर्व को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेगस नर्व को अगर हम कट कर देंगे तो हमारा जो बीट रेट है वो बढ़ के फिर से 100 हो जाएगा। ऐसे नोड के पास कोई टांग अड़ाने वाला नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो वापस से 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करने लगेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट होता है एक कि जो हमारी ऐसे ऐसे नोड है वो रिदमिसिटी को मेंटेन करती है, ऑटो रिदमिक होती है, सेल्फ रिदम, एक लय, रिदम का मतलब होता है एक लय में पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करती है, लय मेंटेन करती है। ऑटो रिदमिक होती है। तो अगर मान लीजिए हमारी ऐसे नोड फेल हो जाए, ऐसे नोड हट जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए इसके साथ, तो क्या होगा, वो हर्ट हमारा क्या हो जाएगा, एरिदमिक हो जाएगा, एब्सेंस में एरिदमिक हो जाएगा। ये इतनी बात थी हमारे ऐसे नोड के लिए, ठीक है। पोटेंशियल का हमने चार्ट पढ़ा था कि हमारा जो पोटेंशियल होता है ये आ भी सकता है ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर, लगातार पोटेंशियल डिक्रीज होता है 70 से 75, 60 से 65, 40 से 45, उसके बाद में 20 से 25, ठीक। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, साइकिल का मतलब देखिए, कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू हुई, जैसे पॉइंट ए है, जहाँ से शुरू हुई वापस आके वहीं पे ख़त्म हो गई तो वो एक साइकिल कंप्लीट करती है। वैसे ही ऐसे हम हार्ट एक साइकिल कंप्लीट करता है, पूरी साइकिल, उसकी एक साइकिल कितने मिनट्स में ख़त्म होती है, कितने सेकंड में कंप्लीट होती है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे जनरेट होता है, क्या हमारा साउंड होता है हार्ट का, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कार्डियक साइकिल की, कार्डियक साइकिल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इसमें हम काउंट करते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर, कोई भी चैम्बर हो सकता है, एट्रिया या फिर वेंट्रिकल या फिर हम बोल सकते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, बना तो कार्डियक मसल का ही है। तो हम किसी का भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन देखेंगे तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, वेंट्रिकल और कार्डियक मसल इज कार्डियक साइकिल, ठीक है। लिख दे डेफिनेशन, complete contraction or relaxation of
एट्रिया या वेंट्रिकल या फिर बोल सकते हैं कार्डियक मसल। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कार्डियक साइकिल। ड्यूरेशन क्या होती है सिंगल हार्ट बीट की, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट। होती है 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की होती है। इसी में हमारा कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है। अब हम एट्रिया वेंट्रिकल दोनों का ही सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फिर वापस से अपने जो पोजीशन, जैसे एट्रिया सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करके वापस से अपने नॉर्मल शेप में आती है तो उसको हम डायस्टोल पोजीशन कहते हैं, यानी कि रिलैक्स्ड एट्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सॉरी, ये सिस्टोल डायस्टोल। ठीक है, एट्रिया का हो गया, फिर वेंट्रिकल का कितना कितना टाइम लगता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एट्रिया के सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 0.1 सेकेंड। तो सिस्टोल पे 0.1 सेकेंड लिया, तो डायस्टोल में 0.7 सेकेंड। हमको कंप्लीट कितना करना है, 0.8 सेकेंड। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आया, 0.8 सेकेंड। 0.1 सेकेंड सिस्टोल में लगा एट्रिया के, 0.7 सेकेंड डायस्टोल में लगा एट्रिया के, तो ये कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। अब वेंट्रिकल का देखते हैं। वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड में, यानी कि वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकेंड में, और डायस्टोल का रिलैक्स कितनी देर में करता है, 0.5 सेकेंड में। अब इन दोनों का वेंट्रिकल वाले चैम्बर वेंट्रिकल को ऐड कर लीजिए, इन दोनों का सम भी आएगा 0.8 सेकेंड। चाहे तो हमने कार्डियक साइकिल में क्या पढ़ा, चाहे हम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन किसका ले ले, एट्रिया का ले ले तो भी 0.8 सेकेंड आएगा कार्डियक साइकिल, वेंट्रिकल का ले ले अगर इन दोनों को देख लें तो भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू कि कितने टाइम लेते हैं सिस्टोल में, कितना वेंट्रिकल टाइम लेता है, कितना एट्रिया टाइम लेता है सिस्टोल और डायस्टोल में। ठीक है, अब एक हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे होता है। ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे होता है। सपोज एक हो गया, तो एक सर्किल ये कंप्लीट हुआ, एक ये कंप्लीट हुआ। ठीक है,
अब हम देखेंगे, अभी इस सर्कल को हम पूरे एक कार्डियक साइकिल समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले तो मैंने सपोज ये डिवाइड कर 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल होती है, ये मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल को 0.4 में डिवाइड कर दिया, 0.4 सेकेंड की एक तरफ ये लिख दिया 0.48 सेकेंड, ठीक। अब बाकी जो बचा हुआ 0.4 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0.1 सेकेंड अगेन 0.3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड हो गया, 0.1 सेकेंड हो गया, और दूसरा 0.3 सेकेंड। एक तरफ 0.4 सेकेंड पूरा हमने ले लिया, एक 0.4 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0.1 और 0.3 में। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे फिर से छोटा सा लिख दे रहे हैं, हट गया है। एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, सिस्टोल, डायस्टोल, ठीक है। कितना टाइम लगता था, 0.1 लगता था एट्रिया के सिस्टोल में, 0.7 लगता था डायस्टोल में, 0.3 लगता था वेंट्रिकल के सिस्टोल में, 0.5 लगता था डायस्टोल में। तो हम 0.1 सेकेंड देखेंगे, एट्रिया के सिस्टोल में टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड लग रहा है ना। ये सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, इतने टाइम में हम क्या हुआ है, हमारी एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करी है। क्या हुआ है इसमें, सिस्टोल हुआ है एट्रिया का। फिर देखिए वेंट्रिकल का सिस्टोल कितने टाइम में हुआ है, 0.3 सेकेंड में। 0.3 सेकेंड में अंदर वाले सर्कल को हम एट्रिया के रिस्पेक्ट में मार्क करेंगे, बाहर वाले सर्कल को हम वेंट्रिकल के सिस्टोल के रिस्पेक्ट में मार्क करेंगे। तो वेंट्रिकल के लिए हम देख लें, अब वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड में हुआ है, तो ये बाहर वाले सर्कल को मार्क, बाहर वाले सर्कल को मार्क करेंगे। ये क्या 0.3 सेकेंड लगा वेंट्रिकल के सिस्टोल में। इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें क्या हो रहा है हमारा, सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल का, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये 0.4 सेकेंड देखेंगे, 0.4 सेकेंड में क्या हो रहा है ना, हमारा एट्रिया सिस्टोल करेगा ना हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। ना एट्रिया सिस्टोल करा ना वेंट्रिकल, ये पोर्शन पूरा क्या कहलाएगा, ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन वाली स्टेट होती है, ज्वाइंट मतलब एट्रिया वेंट्रिकल दोनों साथ में रिलैक्स कर रहे हैं। अब देखिए अंदर वाला सर्कल हमने एट्रिया के लिए मार्क किया था ना, तो अब अंदर वाला सर्कल एट्रिया के लिए मार्क किया था, सपोज ये देखिए मैंने ग्रीन से मार्क किया, ये 0.1 सेकेंड में एट्रिया ने सिस्टोल किया, तो 0.3 और ये 0.4 ये दोनों मिला के कितना हो गया, 0.7 लिखा है। 0.7 सेकेंड में क्या हुआ, डायस्टोल हुआ एट्रिया का, यानी कि एट्रिया रिलैक्स कर रही है। 0.1 में कॉन्ट्रैक्ट की, 0.3 और 0.4 इतने में क्या की, रिलैक्स की। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ सिस्टोल एट्रिया का हुआ, और यहाँ पे 0.3 0.4 ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। तो अगर एट्रिया सिस्टोल कर रही है, यहाँ पे वेंट्रिकल का क्या होगा, डायस्टोल। अब देखिए वेंट्रिकल हमारा 0.3 ये पोर्शन वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, बचा कितना 0.4 और 0.1, 0.4 और 0.1 कितना हो गया, 0.5 सेकेंड। ये देखिए डायस्टोल वेंट्रिकल का कितनी देर में हो रहा, 0.5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का समय जो लगा वो वेंट्रिकल का डायस्टोल का टाइम है, ठीक। तो 0.5 सेकेंड हो गया, इसमें फिगर के थ्रू समझ लिया कि कितने देर में क्या हो रहा है। अब जब सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल का, तो ऑफ कोर्स डायस्टोल ऑफ एट्रिया।
है, इजी है। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, दोनों साथ में रिलैक्स करें, यानी कि नॉर्मल स्टेट में है इनका। इसमें क्या हो रहा होगा, जॉइंट डायस्टोल में हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया में भर रहा होगा नॉर्मली। ये हमारा हो गया सिस्टोल और एट्रिया का, वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल टाइम, ये हमने समझ लिया इस फिगर के थ्रू। साइकिल कितने देर की होती है, कैसे कंप्लीट होती है, तो ये पूरे 0.8 सेकेंड कंप्लीट हुए ऐसे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। ये ठीक है, तो ये हो गया, फिर वही से डिवाइड कर लेते 3.4। अब ये जॉइंट डायस्टोल हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, जॉइंट एट्रिया स्टोल करेगी 0.1 सेकेंड में, यहाँ से हमारा वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हो रहा 0.3। इस पॉइंट से वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा, तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड। ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। अब देखिए, कभी भी साउंड आएगा हार्ट का वो ओपन से नहीं आएगा, क्लोजर से ही आएगा, क्योंकि ओपन करने में कोई, बंद होने में, देखिए ये बंद होने में लड़ता है, इस वजह से ये साउंड हमेशा क्लोजर पे ही आएगा। कभी भी कोई भी हार्ट साउंड रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा, वो किससे होगा, क्लोजर ऑफ वॉल्व से। और पहला हार्ट साउंड किसके क्लोजर से होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियोवेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा होती है, चाहे वो ट्राइकस्पिड हो चाहे वो बाइकस्पिड हो, ठीक है। अब हमारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हम देखेंगे तो ब्लड, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड सेमीलूनर के थ्रू, और वहाँ सेमीलूनर के थ्रू आयोर्टा के सिस्टेमिक आर्टरी में जाएगी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाएगी। तो फिर क्या होगा, ब्लड हमारा जा रहा है, तो ब्लड को हमें नीचे जाना है, ऊपर राइट एट्रिया में वापस बैक फ्लो ना हो पाए, इसलिए वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से ये साउंड आता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड कब रिलीज होता है, जब हमारा वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, अब रिलैक्स करेगा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जब हमारा रिलैक्स करेगा, इस पॉइंट पे यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल क्या होगा, अब रिलैक्स करने का टाइम है, यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड होगा। पहला हार्ट साउंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा की वजह में जो प्रेजेंट वॉल्व है उनके क्लोजर से होता था, सेकेंड हार्ट साउंड हमारा क्लोजर ऑफ सेमीलूनर से होगा। ठीक है, जब सेमीलूनर क्लोज होंगे, यानी कि अब जब हमारा ब्लड वापस आने वाला होगा, तो गंदा ब्लड वापस आने वाला होगा, तो वहाँ से सेमीलूनर क्लोज जाएंगे, ताकि जो ब्लड है वो आराम से आ सके राइट एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। ये सेकेंड हार्ट बीट हो गई। अब जब हमारा रिलैक्स स्टेट में ये जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट जब दोनों एट्रिया वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो जो ब्लड आता है, यानी कि जब नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, एट्रिया से लगातार ब्लड आता रहता, भरता रहता है एट्रिया में, बॉडी से ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में ब्लड इकट्ठा होता रहता, तो वो 70% ब्लड जॉइंट डायस्टोल में इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ये कैसा फीलिंग होता है, पैसिव फीलिंग। भर रहा है ब्लड लेकिन पैसिव फीलिंग हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई मेहनत नहीं लग रही है। 70% ब्लड हमारा ऐसे ही फिल हो जाता है पैसिव फीलिंग के थ्रू। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, जब हमारा एट्रिया सिस्टोल करता है ये, यानी कि जब हमारा ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर देता है, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, एट्रिया सिस्टोल करेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद 30%, 70% पहले आ चुका है डायस्टोल में,
30% ब्लड आएगा एक्टिव फीलिंग। आपको ऐसे नोड ने इम्पल्स क्रिएट किया, एक्टिव प्रोसेस हुआ, ये इम्पल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारा ब्लड आ रहा है, इस वजह से हम ये क्या कहेंगे, एक्टिव फीलिंग। एक्टिव फीलिंग के थ्रू हमारा 30% ब्लड हार्ट में आता है, ठीक है। तो एक्टिव फीलिंग हमारी 0.1 सेकेंड की हो गई और पैसिव फीलिंग हमारी 0.4 सेकेंड की। ये होता है इतना हमारा कैसे हार्ट साउंड हुआ, क्रिएट फर्स्ट सेकेंड, जॉइंट डायस्टोल में कितना ब्लड हमारे हार्ट में इकट्ठा होता है, पैसिव फीलिंग, एक्टिव फीलिंग, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कार्डियक साइकिल। आज हमने पढ़ा हार्ट क्या होता है, हार्ट कितने चैम्बर्स होते हैं, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, हमने मतलब इसके बारे में पढ़ा, हार्ट के पार्ट्स को सारे डिस्कस किए आपस में, और क्या कहते हैं हमारे पूरे बॉडी में ब्लड कैसे जाता है, कौन से पाइप के थ्रू जाता है, आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है। फिर कार्डियक साइकिल हमने पढ़ी, डबल सर्कुलेशन पढ़ा। डबल सर्कुलेशन पढ़ने के बाद कार्डियक साइकिल में क्या पढ़ा हमने, कितना टाइम लगता है सिस्टोल और डायस्टोल में। परफेक्टली हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि सिस्टोल कितने टाइम में होता है, वेंट्रिकल कितने टाइम में डायस्टोल या सिस्टोल करता है, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है। ये सब आज की टॉपिक में हमने ख़त्म किया। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।